हेलो फ्रेंड्स, ये हमारी लेक्चर सीरीज का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में पहले अपलोड कर चुका हूँ। ये बायोलॉजी हम लोग कवर कर रहे हैं। पार्ट 1 में पहले अपलोड कर चुका हूँ। ये पार्ट 2 है फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2। ये घटना चक्र की सीरीज चल रही है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में कौन सा प्रोटीन शर्करा युग्म होता है? दूध में कैसीन और लैक्टोज होते हैं। दूध में कैसीन और लैक्टोज होते हैं। फलों का मधुर मीठा स्वाद किसके कारण होता है? फ्रक्टोज के कारण। फलों का मधुर मीठा स्वाद फ्रक्टोज के कारण होता है। इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं दोस्तों। फ्रक्टोज फलों में पाई जाने वाली एक मोनोसैकराइड शर्करा है जो कि प्रकृति में सबसे मीठी शर्करा है। इसको फल शर्करा भी कहते हैं। लैक्टोज दूध में पाई जाने वाली शर्करा है, जबकि माल्टोज शर्करा को अनाज से प्राप्त किया जाता है। इसमें सभी शर्कराओं के बारे में बता दिया गया फ्रेंड्स। फ्रक्टोज फलों से पाई जाने वाली शर्करा है जो मोनोसैकराइड शर्करा है, जो कि प्रकृति में सबसे मीठी शर्करा है, मोनोसैकराइड। इसको फल शर्करा भी कहते हैं। लैक्टोज दूध में पाई जाने वाली शर्करा है, जबकि माल्टोज शर्करा अनाज से प्राप्त होती है। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? अभी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। फ्रक्टोज शर्करा सबसे मीठी शर्करा है, जो कि मोनोसैकराइड शर्करा कहते हैं केमिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे मीठी शर्करा है? फ्रक्टोज, जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं, रिपीटेशन क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है? यह है विटामिन ए। विटामिन ए का संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है, बाकी विटामिन ई, के, डी का नहीं किया जा सकता है। इसका फैक्ट पढ़ लेते हैं दोस्तों। यकृत विटामिन ए का संश्लेषण करता है तथा अल्प समय के लिए इसका संचय भी करता है। विटामिन के खून का स्कंदन करने में सहायता करता है। यह प्रोथ्रोम्बिन नामक पदार्थ से संश्लेषण में सहायक होता है। विटामिन के प्रोथ्रोम्बिन नामक पदार्थ के संश्लेषण सहायक होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तंतु आहार में शामिल है सेलुलोज। तंतु आहार में सेलुलोज शामिल होता है। सेलुलोज एक पॉलीसैकेराइड है जो ग्लूकोज का बना होता है। यह तंतु आहार के रूप में लिया जाता है, परंतु इसके पाचन के लिए एंजाइम अनुपस्थित होने के कारण शरीर में इसका पाचन नहीं होता है। तो तंतु आहार में शामिल होता है सेलुलोज। हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा शरीर की से ऊष्मा की क्षति। हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा शरीर के किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करता है? ऊष्मा से, शरीर से ऊष्मा की क्षति। हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा शरीर में ऊष्मा की क्षति के लिए अवरोधक का कार्य करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, आयोडीन मान का प्रयोग किसका प्राकलन करने के लिए किया जाता है? आयोडीन मान का प्रयोग किसका प्राकलन करने के लिए किया जाता है? तो तेल की असंतृप्ति। इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते दोस्तों। आयोडीन मान का प्रयोग वसीय अम्लों की असंतृप्ति की मात्रा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। आयोडीन मान का प्रयोग वसीय अम्लों की असंतृप्ति का मान प्राप्त करने के लिए किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी कोशिका की अचल संपत्ति माना जाता है? निम्नलिखित में से किसी कोशिका की अचल संपत्ति माना जाता है न्यूक्लिकम दोस्तों, किसी कोशिका की अचल संपत्ति माना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक है? नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन। नाइट्रोजन का अनिवार्य घटक है। ये अमीनो अम्ल से बनता है। अब इसकी इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं दोस्तों। नाइट्रोजन प्रोटीन का एक अनिवार्य घटक होता है। प्रोटीन का आणविक यौगिक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बना होता है। प्रोटीन का एटॉमिक जो मिक्सचर है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बना होता है। अब ये कुछ परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों, इन्हें पढ़ लेते हैं हम लोग। ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, इन्हें पढ़ लेते हैं। पहला है, मानव शरीर में डिहाइड्रेशन जल की कमी के कारण होता है। असंचित श्लेष्माभ, एडहेरेंट म्यूकॉइड, क्षारीय पदार्थों से आमाशय के भीतरी आवरण पर पेप्सिन का प्रभाव नहीं होता है। अगला फैक्ट है, एंजाइम के प्रयोग से होने वाली अपघटन की प्रक्रिया फर्मेंटेशन कहते हैं। एंजाइम के प्रयोग से होने वाली अपघटन की प्रक्रिया को फर्मेंटेशन कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट युक्त भोज्य पदार्थों को खाद्य तेलों में बार बार पकाने से कैंसर जनित पदार्थ जैसे बेंजापायरीन का निर्माण होता है। कार्बोहाइड्रेट
युक्त भोज्य पदार्थों को खाद्य तेलों में बराबर पकाने से कैंसर जनी पदार्थ जैसे बेंजापायरिन का निर्माण होता है। मगर अगला फैक्ट है दोस्तों, समापक बीजों में प्रजनन क्षमता होने के कारण सरकार ने इनके आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। समापक बीजों के प्रजनन क्षमता न होने के कारण सरकार के आयातों पर प्रतिबंध लगा दिया है। हमारा अगला फैक्ट है, जंतुओं में पानी से सीधे ऊर्जा प्राप्त करने की एंजाइम प्रणाली नहीं पाई जाती है। जंतुओं में पानी से सीधे ऊर्जा प्राप्त करने की एंजाइम प्रणाली नहीं पाई जाती है। जंतुओं में पानी से सीधे ऊर्जा प्राप्त करने की प्रणाली नहीं पाई जाती है। चावल, सेब, संतरा तथा दालों में लोहे की मात्रा सबसे अधिक होती है। चावल, सेब, संतरा तथा दालों में से लोहे की अधिकतम मात्रा दालों में पाई जाती है। जाइमेज एंजाइम के कारण ग्लूकोज का इथाइल अल्कोहल में परिवर्तन हो जाता है। जाइमेज एंजाइम के कारण ग्लूकोज का इथाइल अल्कोहल में परिवर्तन हो जाता है। हमारा लास्ट फैक्ट है, इस एक वयस्क मानव में सामान्यतः 12 चवर्णक दांत पाए जाते हैं। 12 चवर्णक दांत पाए जाते हैं एक वयस्क मानव में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है, मानव शरीर में वसा ऊतक में जमा होता है। मानव शरीर में वसा ऊतक में जमा होता है। अगला है, प्रोटीन का पेप्टोन में परिवर्तन पेप्सिन एंजाइम के कारण होता है। प्रोटीन का पेप्टोन परिवर्तन पेप्सिन एंजाइम के कारण होता है। पित्त की उत्पत्ति यकृत में होती है। पित्त की उत्पत्ति यकृत में होती है। पित्त पित्ताशय में जमा होता है। पित्त पित्ताशय में जमा होता है। अम्लीय श्रावण जठर की विशिष्टता है। अम्लीय श्रावण जठर की विशिष्टता है। हेपेटाइटिस जिगर का रोग है। हेपेटाइटिस लिवर का रोग है। आमाशय रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। आमाशय रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, HCl, जिसे HCl कहते हैं। एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होते हैं। ये जैव क्रियाओं के उत्पूरक का कार्य करते हैं। क्रियाओं की दरों को भी बढ़ा देते हैं। दालें प्रोटीन का उत्तम स्रोत होती हैं। दालें प्रोटीन का उत्तम स्रोत होती हैं। मक्खन तेल की परिष्कृत पानी है। मक्खन तेल में परिक्षिप्त पानी है, जबकि क्रीम पानी में परिक्षिप्त तेल है। मक्खन तेल में परिक्षिप्त पानी है, जबकि क्रीम पानी में परिक्षिप्त तेल है। आहार नाल एलिमेंट्री कैनाल में स्टार्च का पाचन अंतिम उत्पाद ग्लूकोज है। आहार नाल में स्टार्च के पाचन का अंतिम उत्पाद ग्लूकोज है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट का ग्लाइकोजन के रूप में जमा करने वाला अंग यकृत है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में जमा करने वाला अंग यकृत है। शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन, विटामिन एवं खनिज लवणों में से केवल कार्बोहाइड्रेट ही ऊर्जा का उत्पादक है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन एवं खनिज लवणों में से केवल कार्बोहाइड्रेट ही ऊर्जा का उत्पादक है। कार्बोहाइड्रेट अगर इधर फैट होता, वसा होता, तो वसा भी ऊर्जा का अच्छा उत्पादक है। मानव पोषण के लिए हिस्टिडाइन एक अर्ध अनिवार्य एमिनो अम्ल माना जाता है। मानव पोषण के लिए हिस्टिडाइन एक अर्ध अनिवार्य एमिनो अम्ल माना जाता है। अंडा, मटर तथा मछली तीनों में ही प्रोटीन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। अंडा, मटर तथा मछली में भी। आगे और फैक्ट्स देख लेते हैं हम लोग दोस्तों। म्यूकम और राइजोपस कवक मृतोपजीवी हैं। म्यूकम और राइजोपस कवक मृतोपजीवी हैं। भोजन प्रविष्ट होने से पहले ही पच जाते हैं लैक्टोज, सेलुलोज, माल्टोज तथा ग्लूकोज विभिन्न प्रकार शर्कराएं हैं जिनमें ग्लूकोज तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। लैक्टोज, सेलुलोज, माल्टोज तथा ग्लूकोज विभिन्न प्रकार की शर्कराएं हैं जिनमें ग्लूकोज तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। पेप्सिन, रेनिन, इंसुलिन तथा एमिलैप्सिन एंजाइमों में से इंसुलिन पाचक एंजाइम नहीं है। पेप्सिन, रेनिन, इंसुलिन और एमिलैप्सिन एंजाइम में से केवल इंसुलिन ही पाचक एंजाइम नहीं है। पाचन क्रिया के दौरान प्रोटीन अमीनो अम्ल में बदल जाता है। अब आते हैं हम लोग विटामिन से एवं उनसे संबंधित रोग से। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। विटामिन B6 की कमी से पुरुष में होता है। B6 की कमी से पुरुष में होता है अरक्तता होता है। B6 की वजह से अरक्तता होता है। इसका फैक्ट पढ़ लेते हैं दोस्तों। विटामिन B6 का दूसरा नाम पायरिडॉक्सिन है। इसका प्रमुख स्रोत दूध, यीस्ट, अनाज, मांस, जिगर, मछली इत्यादि है। इसकी कमी से अरक्तता हो जाता है। यह लाल रुधिराणु तथा प्रतिरक्षी प्रोटीन के बनने की प्रक्रिया को भी प्रभावित करता है।
विटामिन डी की कमी से होता है, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से, बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, सही उत्तर के साथ सूची 1 तथा सूची 2 को जोड़िए। इधर एक तरफ है विटामिन और दूसरी तरफ उनके केमिकल नेम्स। विटामिन बी का केमिकल नाम होता है थायामीन। विटामिन बी का केमिकल नाम होता है थायमिन। विटामिन बी का केमिकल नाम होता है राइबोफ्लेविन। B2 का होता है राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 का होता है राइबोफ्लेविन। और विटामिन B6 का होता है पाइरिडॉक्सिन। अब हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। विटामिन B6 का होता है पाइरिडॉक्सिन। B12 का होता है साइनोकोबालामीन। तो देख लेते हैं कौन सा उत्तर डी हो जाएगा। विटामिन B1 का थायमिन, B2 का राइबोफ्लेविन, B6 का पाइरिडॉक्सिन और B12 का साइनोकोबालामीन। विटामिन B2 का अन्य नाम है जो कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, राइबोफ्लेविन। B2 का अन्य नाम है राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 एक सूक्ष्म पोषक तत्व है जिसे राइबोफ्लेविन भी कहा जाता है। दूध, पनीर, पत्तेदार सब्जियां, फलियां, टमाटर, यीस्ट, मशरूम इत्यादि विटामिन B2 के अच्छे स्रोत हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग रिकेट्स में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो सभी को पता है दोस्तों, रिकेट्स में शरीर की हड्डियां मतलब अस्थि प्रभावित होती है। इसका इंपोर्टेंट, प्रातःकालीन धूप से मानव शरीर में विटामिन डी उत्पन्न होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। यह वसा में विलय विटामिन है। वसा में विलय विटामिन कौन से होते हैं दोस्तों? ADE के, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ADE के वसा में घुलनशील और पानी में घुलनशील B और C। पानी में घुलनशील विटामिन B और C। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। विटामिन हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ रहे थे। प्रातःकालीन धूप से मानव शरीर में विटामिन डी उत्पन्न होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। यह वसा में विलय विटामिन है। यह विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है जिससे हड्डियां मजबूत होती हैं। कैल्शियम के अवशोषण में इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स तथा प्रौढ़ों में ऑस्टियोमलेशिया होता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। प्रौढ़ों में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रौढ़ों में विटामिन डी कमी से कौन सा होता है? ऑस्टियोमलेशिया होता है। रिकेट्स का सूखा रोग के नाम से भी जाना जाता है। सूर्य का प्रकाश त्वचा में उपस्थित एगेस्ट्रियोल को विटामिन डी में परिवर्तित कर देता है। यह विटामिन मक्खन, घी, अंडे, मछली के तेल आदि पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? जैसे कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, बच्चों में होता है रिकेट्स। बच्चों में होता है रिकेट्स और बड़ों में होता है ऑस्टियोमलेशिया। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि कमी हो विटामिन डी की कमी से बच्चों में हड्डियां मुड़ जाती हैं। अगला क्वेश्चन, विटामिन डी अनिवार्य है ऑस्टियोआर्थराइटिस से बचने के लिए, भोजन से मैग्नीशियम के अवशोषण के लिए, भोजन से कैल्शियम के अवशोषण के लिए, मजबूत तथा स्वतः अस्थियां बनाने के लिए। तो वह विटामिन सी भोजन से कैल्शियम के अवशोषण के लिए, भोजन से कैल्शियम निकालने के लिए विटामिन डी का उपयोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? विटामिन डी हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है। चलिए, हमारे शरीर में विटामिन डी का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों द्वारा त्वचा के कोलेस्ट्रॉल द्वारा होता है। विटामिन डी का रासायनिक कैल्सीफेरॉल है। अगला क्वेश्चन है, तो विटामिन B12 में सोबाल्ट की मौजूदगी को सर्वप्रथम किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम नाइट्रोसाइड परीक्षण द्वारा सर्वप्रथम B12 में कोबाल्ट की मौजूदगी प्रस्तुत किया गया था। सोडियम नाइट्रोसाइड परीक्षण द्वारा विटामिन B12 में कोबाल्ट की मौजूदगी को सिद्ध किया गया था। औषधियां और उनके कार्य का अध्ययन कहलाता है औषधि प्रभाव विज्ञान। औषधियां उनके कार्य का अध्ययन औषधि प्रभाव विज्ञान कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, औषधियों और उनके कार्य का अध्ययन औषधि प्रभाव विज्ञान फार्माकोलॉजी कहलाता है। तंबाकू में निम्न में से क्या पाया जाता है? ये तो सबको पता होगा, निकोटीन। तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है जो कि बहुत हानिकारक होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? लोहे की कमी से हम लोगों को होता है गॉइटर। आयरन कमी से गॉइटर भी होता है और एनीमिया भी होता है दोस्तों, देख लेना। एनीमिया भी होता है, अगर ऑप्शन में एनीमिया होता तो वो भी आंसर हो सकता था। तो इधर होगा गॉइटर। लोहे की कमी से गॉइटर जो गले में होता है। लोहे की कमी से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से थायराइड ग्रंथि की
क्रिया प्रभावित होती है। शरीर में लौह की कमी रक्त क्षीणता या अरक्तता के अतिरिक्त गोइटर के लिए भी जिम्मेदार होती है। जैसे मैंने पहले बताया था दोस्तों, अरक्तता के अलावा गोइटर के लिए भी आयरन कमी जिम्मेदार होती है। अरक्तता में निम्नलिखित में किसकी मात्रा कम हो जाती है? मैंने पहले ही बताया दोस्तों, हीमोग्लोबिन में आयरन की मात्रा। आयरन कमी से कौन सा रोग होता है? अरक्तता भी, जैसा कि पहले बता चुके हैं दोस्तों। छिली हुई सब्जियों में को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? छिली हुई सब्जियों को धोने से विटामिन सी निकल जाता है दोस्तों। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं हम लोग। मानव शरीर के लिए उपयोगी 13 प्रमुख विटामिनों में 4 वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ए के, जैसे हम लोग पहले पढ़ चुके, और 9 जल में घुलनशील। अगर ओवरऑल देखा जाए तो बी एंड सी, बी के सभी विटामिन और सी, इसलिए 9 इधर आया होते हैं। छिली हुई सब्जियों को धोने से विटामिन सी तथा जल में घुलनशील अन्य विटामिन निकल जाते हैं। जल में घुलनशील बी भी है तो बी भी निकल जाता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? स्कर्वी, जैसा कि सब लोग जानते हैं, सी की कमी से आता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी कारण होता है। सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है, जो जल में विलय विटामिन है। सिट्रिल फल, नींबू, संतरा, मौसमी, इनमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है। आंवला, टमाटर, पत्तेदार सब्जियों और आदि विटामिन सी के प्रमुख स्रोत हैं। यह विटामिन मानव में कोलेजन प्रोटीन के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। मानव में कोलेजन प्रोटीन के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्कर्वी रोग किसकी कमी के कारण होता है? स्कर्वी रोग किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन सी की कमी से, सबको पता है। निम्नलिखित में कौन से विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है? विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है सिट्रस फल। सिट्रस मतलब साइट्रिक एसिड जिन फलों में पाया जाता है वो इसके प्रचुरतम स्रोत हैं, जैसे कि आंवला हो गया, नींबू हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, विटामिन सी की कमी से क्या होता है? विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। विटामिन सी से स्कर्वी होता है दोस्तों। विटामिन सी को और किस नाम से जाना जाता है? जैसे कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। उस विटामिन का नाम बताइए किसी मांसाहारी में नहीं मिलता है। वह है विटामिन सी। विटामिन सी किसी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलेगा। विटामिन सी के प्रमुख स्रोत हैं नींबू वंश के फल, टमाटर, आंवला, सब्जियां, अन्य फल। इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन बी की कमी से होता है, विटामिन बी की कमी से होता है बेरी। विटामिन बी1 की कमी से होता है, विटामिन बी1 की कमी से बेरी नामक रोग होता है जो कि विटामिन बी की कमी से होने वाला प्रमुख रोग है। हालांकि विटामिन बी5, विटामिन बी6 की कमी से डर्मेटाइटिस रोग नामक रोग भी होते हैं। विटामिन बी के तो अलग अलग प्रकार है, उनसे अलग अलग प्रकार के रोग होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। हरी पत्तेदार सब्जियां, मिलान करना है हम लोगों को। हरी पत्तेदार सब्जियां अच्छा, प्रचुरतम स्रोत हैं इधर। विटामिन कौन से स्रोत विटामिन प्राप्त कराते हैं? तो हरी पत्तेदार सब्जियां विटामिन ए, कच्चा पत्ता गोभी विटामिन सी, कच्चा पत्ता गोभी विटामिन सी, और मध्यकार खमीर विटामिन बी1, गेहूं अंकुर तेल विटामिन डी, विटामिन ई, गेहूं अंकुर तेल विटामिन ई। इसका आंसर हो जाएगा अपना बी। हरी पत्तेदार सब्जियां विटामिन ए, कच्चा पत्ता गोभी विटामिन सी, गद्देदार खमीर विटामिन बी1, गेहूं अंकुर तेल विटामिन ई। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से मिलान कीजिए। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी को कहते हैं, जैसे कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषित पिगमेंट है। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस जिस वर्णक के कारण होता है वह क्लोरोफिल ही तो होता है। कैरोटीनाइड ये शामक है, कैरोटीनाइड एक शामक है। सुपर ऑक्साइड डिराम्यूटेस एंजाइम है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 की एक घटक है? कोबाल्ट। विटामिन B12 में साइनोकोबालामिन नाम है उसका, तो कोबाल्ट तो पाया जाता है उसमें। ये सीधे क्वेश्चन बनता है, बहुत बार बना है दोस्तों, तो बहुत इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। वह धातु कौन सी है जो विटामिन बी की एक घटक है? तो वो रहेगा कोबाल्ट। विटामिन B12 का दूसरा नाम साइनोकोबालामिन होता है, जैसा कि मैंने बताया था आपको। इसके स्रोत मांस, मछली, जिगर, अंडा, दूध इत्यादि हैं। इसका काम वृद्धि, लाल रुधिराणुओं का निर्माण एवं न्यूक्लिक अम्ल का संश्लेषण करना है। इसकी कमी से रक्त क्षीणता या प्रवासी रक्ताल्पता एवं तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी हो जाती है। विटामिन B12 का प्रमुख घटक कोबाल्ट है। विटामिन B12 में कौन सी धातु
आयन उपस्थित रहती है? विटामिन B12 में कौन सा धातु आयन उपस्थित होता है? जैसे कि पहले पढ़ चुके हैं, कोबाल्ट। किस विटामिन की कमी होने पर पर्णासी रक्ताल्पता हो जाती है? तो विटामिन B12 की कमी के कारण पर्णासी रक्ताल्पता हो जाती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है? किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता? विटामिन B12, जैसे कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं दोस्तों। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है, ये है विटामिन ए। इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। ये मानव शरीर में संक्रमण रोकने के लिए मदद करता है। वैसे संक्रमण रोकने के लिए विटामिन वो व्हाइट ब्लड सेल्स भी मना करती हैं, लेकिन इधर विटामिनों में पूछा गया तो विटामिन ए इसका काम करता है। यह मानव शरीर में संक्रमण रोकने के लिए मदद करता है। जबकि विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग होता है, विटामिन सी के से स्कर्वी नामक रोग होता है, और विटामिन डी से सूखा रोग या ऑस्ट्रियोमलेशिया बड़ों में और छोटों में क्या होता है दोस्तों, हम लोग पढ़ चुके हैं, रिकेट्स। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का दोस्तों, विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? विटामिन डी किसके लिए महत्वपूर्ण है? एपिथेलियल ऊतकों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए, एपिथेलियम ऊतकों के सामान्य अध्ययन के लिए। चलिए इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं दोस्तों, आज यहीं तक रखेंगे। विटामिन ई का प्रमुख स्रोत है तेल, गेहूं, अंडों की जर्दी, सोयाबीन है। यह कोशिका कला की सुरक्षा, जानने एपिथेलियम की वृद्धि, पेशियों की क्रियाशीलता के लिए उत्तरदायी है। इसकी कमी से जनन क्षमता में कमी, जनांग तथा पेशियां कमजोर हो जाती हैं। अतः दोस्तों ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें, हम सीरीज चैनल शेयर भी करें, और भी बच्चों को और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली वीडियोस आप कभी भी मिस ना कर पाएं। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।